तो स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। यूपीएससी सीडीएस का हाल ही में नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा आपके सामने एक ऐसा एस्पिरेंट लेके आऊं जिसने खुद यूपीएससी सीडीएस को 7 टाइम्स इन रो क्लियर किया है, फ्रॉम 2019 सेकंड एग्जाम टू 2022 सेकंड एग्जाम। तो आपके सामने मैं कात्यायनी से मैंने कांटेक्ट किया और कात्यायनी एग्री टू डू दिस इंटरव्यू। सो थैंक यू कात्यायनी, एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू, एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू हेयर। Thank you, Naman, for having me here. And it's a pleasure to help students जो upcoming exam के लिए तैयारी कर रहे हैं. कात्यायनी आपने पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं और सब चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब आपका एसएसबी में आपने 5 टाइम्स यू वेंट फॉर द एसएसबी, तो वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी लर्निंग्स रही, उन सब पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपका शॉर्ट में आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए बच्चों को। Okay, so I studied in CBSE board till 12th class, and it was an English medium school. And ये मैं इसलिए emphasize कर रही हूँ English medium because आप आगे देखेंगे कि English is very important for this examination. ठीक. And after that, I did my bachelor in science, masters in history, and also my bachelor in education. And right now, I am working in a corporate. ओके, तो कात्यायनी स्टार्ट करते हैं। जो पहली सबसे जरूरी स्टेज होती है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स का एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि है रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि आपने 7 टाइम्स इन रो एग्जाम क्लियर किया, तो मतलब आपका तो मतलब एक तरह से कहें आप उसमें मास्टर कर लिया था आपने रिटर्न एग्जाम की, जहां तक बात है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी रिटर्न एग्जाम में, आपके क्या सोर्सेज थे, क्या किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, उस पर थोड़ा गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को। ओके, सो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप एग्जाम दे सकते हैं. हाँ. मैंने अपना फाइनल ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी एंड एट दैट टाइम मैंने एक कोचिंग ली थी. सो टू हेल्प मी इन द रिटन एग्जामिनेशन. तो कोचिंग ने थोड़ा तो हेल्प किया, बट वही है कि आपको जब तक खुद अपनी स्ट्रैटेजी पता नहीं होगी, खुद अपने वीक पॉइंट्स पता नहीं होंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो उस टाइम जब मैंने कोचिंग ली तो मेरा नहीं हुआ था क्लियर रिटन एग्जामिनेशन. फिर एक साल बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बिकॉज बीएससी के साथ थोड़ा सा प्रिपरेशन टफ हो जाता है, स्पेशली जब आप मैथ्स फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हो. तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ एंड मैंने मास्टर्स शुरू की, तो मास्टर्स के साथ फिर मैंने अच्छे से फोकस कर पाया. एंड फ्रॉम देन मेरा कंटिन्यूअसली क्लियर होता गया, एंड उसके साथ मैं और भी एग्जाम्स को फोकस में रखती थी, जैसे कि सीएपीएफ भी हुआ. एंड अब जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट होते हो तो आप और भी एग्जाम को साथ में लेके चलते हो, बट स्टिल ड्रीम मेरा सीडीएस ही था. अब इसमें क्या होता है कि सीडीएस में दो टेस्ट होते हैं, ओटीए जिसमें विमेन जाती हैं. तो उसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, इंग्लिश एंड जीके. तो इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, एंड जीएस भी 100 मार्क्स का होता है. तो 200 मार्क्स का होता है एंड कट ऑफ नियरली 100 जाती है, कभी 97, कभी 95. बहुत पहले ऐसा होता था कि 70, 81, 82 जाती थी, बट रिसेंटली जो ट्रेंड है वो 100 के आसपास रहा है. सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1 100 मार्क्स का होता है इंग्लिश का, तो मतलब आपको 50% स्कोर इंग्लिश ही दिलाने वाली है. एंड इंग्लिश के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसमें 100 में से नियरली नियरली 80, 85, 90 स्कोर कर सकते हैं. सो लेवरेज इज ऑन इंग्लिश. नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है, तो अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ड्रीम होता है आर्मी में ऑफिसर बनना, तो थोड़ा उनके लिए एक मेहनत का पॉइंट बढ़ जाता है इंग्लिश पे वर्क करना, बिकॉज लेवरेज इज ऑन स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो यस। दैट इज द थिंग कि हाँ, सो दैट इज द थिंग, आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा. तो दिस और इज विद द इंग्लिश. अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी रहती है. हाँ, आप कुछ कुछ पूछ रहे थे. हाँ, इंग्लिश के लिए आपके कातियानी सोर्स क्या थे? जैसे कि आपने कहा कि 80 85 भी आप उधर टच कर सकते हो, तो क्या आपके सोर्सेज थे, उस पर थोड़ा गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को आप। हाँ, इंग्लिश के लिए देखिए सबसे अच्छा जो सोर्स है इस एग्जाम के लिए वो है न्यूज़पेपर. ओके, न्यूज़पेपर अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, लाइक डेली आपकी हैबिट बन गई है, तो वो इंग्लिश तो आप
करेंगे ही अपनी अच्छी, आपके करंट भी प्रिपेयर होता रहेगा। एंड आप जो एडिटोरियल्स ओपिनियंस पढ़ते हैं तो आपका एक नॉलेज बेस बढ़ेगा, आपका एक एक्सपेंड होगा ब्रेन कि हाँ ये जो इशू हो रहा है ना, तो इसको आप सारे पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। जो दो साइडेड होते हैं पर्सपेक्टिव, एक सामने वाले की साइड से, एक ऑपोजिट साइड से, तो आप दोनों समझ पाएंगे, तो आपका बहुत मतलब नॉलेज एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, जो आपके एसएसबी में बहुत हेल्पफुल होता है। आपके खुद के ओपिनियंस बनते हैं, आपका खुद का पर्सपेक्टिव बनता है दुनिया के लिए। ये नहीं कि कोई भी आपको कुछ भी अपने पॉइंट से मैनिपुलेट करके चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग विद द न्यूज़पेपर। बाकी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, जैसे कि अरिहंत की प्रैक्टिस बुक्स आती हैं। अरिहंत की पाथ फाइंडर, वो जीके का, जीके के लिए भी है और इंग्लिश की भी आती हैं। अब इंग्लिश के लिए ना बहुत सी आती हैं बुक्स, ऐसा कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एसएससी की भी इंग्लिश से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं होता है। सो आपको एक प्रैक्टिस बुक रखनी पड़ेगी जिसमें आपके सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस हो, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बाकी सारी चीजें। एंड न्यूज़पेपर डेली एंड प्रैक्टिस डेली, और सारे जो टॉपिक्स आपके हैं उनपे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियोस का इन द सेंस ऐसा है कि जैसे जो लोग बाकी न्यू है इंग्लिश के लिए, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो उनको हर टॉपिक अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यूट्यूब कम हैंडी। ठीक है, आप कोचिंग भी ले सकते हैं, बट आई वुड से कि एक टाइम पर कोचिंग जरूरी हुआ करती थी, बट आज हमारे पास वाकई बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑन द यूट्यूब। सो अगर जैसे आप नहीं पैसे खर्च करना चाहते हैं, बिकॉज सब प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं, राइट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ जी। द स्टूडेंट्स हु आर रियली अंडर प्रिविलेज्ड एंड दे हैव अ ड्रीम। सो फॉर दोज दे कैन, वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पे अगर वो डाल भी देना ऐसे टॉपिक के सीडीएससी इंग्लिश सिलेबस और क्लासेस और कंप्लीट कोर्स, तो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स के बहुत अच्छे अच्छे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है। सो देयर यू कैन सी एंड स्टडी द टॉपिक, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक, एंड देन newspaper will definitely be a plus point there. So this is the strategy for English. अब थोड़ा आपको प्रीवियस ईयर पेपर, दैट इज लाइक हर सब्जेक्ट के लिए वो एक रामबाण होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जी। तो वो तो करना है, अगर कोई रिकमेंड करे ना करे, वो तो आपको पहला दूसरा स्टेप करना ही है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश। और मैं कुछ अगर ऐड करना चाहूँ इसमें कात्यायनी, तो जैसे कि आपने कहा कि YouTube एक बड़ा अच्छा सोर्स है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की है, तो दो दो जो बेस्ट टीचर्स हैं आज के टाइम में, जो मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश के लिए, तो एक आप जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो वो है निमिषा बंसल मैम, जिनका खुद का भी एक चैनल है। तो अगर आप निमिषा बंसल मैम को सर्च करोगे इंग्लिश बाय निमिषा बंसल मैम करके, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। तो निमिषा बंसल मैम एक बड़ा अच्छा सोर्स है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, फ्री में, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो। दूसरा नीतू मैम, जिनका एसएससी में जिनका बड़ा नाम है फॉर इंग्लिश, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो बाकी ये वाले, और बाकी आप रीडिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स बन जाता है अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। अगर आप इवन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से भी आ रहे हो, अगर आप रेगुलर आप एक कुछ बेसिक आप रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी अपने फेवरेट टॉपिक की इंग्लिश में, धीमे 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 धीमे, क्योंकि इंग्लिश क्या है ना, कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो आप समझ में आना चाहिए। अब वो तभी होगा जब आप खुद एक रेगुलर रीडर होगे, डिफरेंट सोर्सेज से आप रीड करते होगे। जो बेस्ट सोर्सेज हैं, जैसे कि कात्यायनी ने कहा कि न्यूज़पेपर एक बड़ा अच्छा सोर्स है, उसमें आप चाहे तो स्टार्ट अपने फेवरेट पेज से करिए। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप स्पोर्ट्स पेज से स्टार्ट करिए। जो हम्म। आखिर में फिर आप कोशिश कीजिए कि एडिटोरियल पेज पे आप शिफ्ट करें, क्योंकि एडिटोरियल पेज को अगर आप रेगुलर रीड कर रहे हैं, तो वो उससे मिलाकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश पूरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे पैरा जंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिलर्स हो गया, तो इन सब में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप रेगुलर रीड कर रहे हैं। तो रेगुलर रीडर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप रेगुलर सुबह उठते कोशिश कीजिए कि आप अराउंड 1 आवर तो कम से कम दें ही रीडिंग पे, अगर आप रीडिंग रेगुलर कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश सेक्शन अपने आप इंप्रूव होगा। कहते नहीं, अब हम आते हैं जीके की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि आपने कहा कि इंग्लिश में 80-90 ला सकते हैं बच्चे, तो क्या जीके में क्या पॉसिबल है स्कोर लाना 100 में से? क्या उस पर आपकी क्या राय है, और जीके के क्या सोर्सेस हैं, आपने कैसे तैयारी की, उस पर बताइए। जीके के लिए 90 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज जीके का ओके। पेपर ही ऐसे सेट होता है कि उसके बेसिस पे ही कट ऑफ बढ़ेगी गिरेगी, राइट, क्योंकि इंग्लिश डुएबल होती है, बट जीके में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन टफ है तो आप नियरली नियरली 50 मार्क्स 40 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। और पेपर इजी है तो आप 60 65 70 भी बहुत मुश्किल से टच होगा, 60 ही मानते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चों का मैंने देखा है कि इंग्लिश वो 90 करके आ रहे हैं, 85 करके आ रहे हैं। एंड जीके में जो एक होता है ना सेक्शनल कट ऑफ, तो हाँ मैंने ये हम्म। चीज इन्फॉर्म नहीं की, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है इसमें, इंग्लिश का 20 मार्क्स एंड जीके का 20 मार्क्स। तो अगर आप ओके। 20 मार्क्स से कम ला रहे हैं और इंग्लिश में आप भले ही 100 ले आए, तो आपका इन द टोटल मान लीजिए 119 हो रहा है, क्योंकि आपके जीके में 19 है और इंग्लिश में 100, तब भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, भले ही कट ऑफ ओके। 100 गया है, क्योंकि आपने सेक्शनली क्लियर नहीं किया। तो बहुत से बच्चे जीके में कम मार्क्स लाते हैं, लाइक 20 से भी कम। मेरा एक बार, मेरा सेकंड टाइम जब मैंने दिया था, सेकंड अटेम्प्ट रिटन का, तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि इंग्लिश में तो मेरा अच्छा नंबर था, बट जीके में मेरा बहुत कम था। सो आई वर्कड ऑन जीके, एंड जीके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जीके ही आपको एसएसबी में हेल्प करने वाला है। जो अलग अलग टास्क होते हैं, जैसे कि आपका ग्रुप डिस्कशन होता है एसएसबी में, एंड लेक्चरेट होता है, तो उसमें जीके कम इन दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो जीके की स्ट्रेटेजी ऐसी रही रखी मैंने कि पहले मैं छोटे छोटे सोर्सेस से कंप्लीट कर लेती थी, बट कहीं ना कहीं आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जीके के लिए वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडक्ट करा रहा है एग्जाम यूपीएससी, एंड हम्म। यूपीएससी के लेवल अलग ही होते हैं। जीके में नियरली 20 मार्क्स की पॉलिटी आ रही है, 20 मार्क्स की हिस्ट्री आ रही है, एंड ज्योग्राफी भी आ रही है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने पॉलिटी किया लक्ष्मीकांत से, जो कि स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है यूपीएससी या। प्रिपरेशन में। तो इसमें आपको बहुत मोटी बुक है, बट आपको सारा नहीं पढ़ना है, बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि वाकई इतनी मोटी बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है 20 मार्क्स के लिए। तो हाँ, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपका जरूर होगा। और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी, एंड स्पेक्ट्रम के साथ आप थोड़ा लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप और भी एग्जाम्स दे रहे हैं यूपीएससी के और एसएससी के, तो आपके लिए वो भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, नो डाउट, क्योंकि एनसीईआरटीज बहुत अच्छी है ज्योग्राफी की। इकोनॉमी भी ठीक पूछते हैं आजकल, सो इकोनॉमी में भी आप एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। साइंस का ये है कि जैसे साइंस का जिनका बैकग्राउंड है, वो प्लस पॉइंट होता है उनके लिए ये एग्जाम। मेरे लिए ये प्लस पॉइंट, दो प्लस पॉइंट रहे हैं, कि एक तो मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है पूरा मेरा एजुकेशन, एंड सेकंड पॉइंट मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में भी, एंड मेरा 11th 12th में भी। तो मेरे लिए ये दो प्लस पॉइंट रहे हैं, इस वजह से मेरे लिए थोड़ा इजी रहा एक टाइम बाद की 7 टाइम्स इन अ रो एग्जाम को क्लियर करना, रिटन एग्जाम को। सो अब जिनका नहीं है बैकग्राउंड साइंस का, सो वो क्या कर सकते हैं कि एक अरिहंत की बुक आती है साइंस की, वो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंपाइलेशन है, तो उसमें उससे भी वो हेल्प ले सकते हैं। या फिर जहां से उनको इजी लग रहा है, एनसीईआरटी तो है, देखिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस ऑल्सो, बट कभी कभी होता है कि एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है अगर आप हायर लेवल पे आएंगे तो। सो फॉर दैट आप कोई रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स देख सकते हैं, दैट वुड बी स्ट्रेटेजी फॉर साइंस एंड प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स। एंड फॉर द करेंट, हाँ, करेंट के लिए आपको मंथली मैगजीन फॉलो करनी होगी। बड़ी मैगजीन नहीं फॉलो करिए, जैसे कि विजन वगैरह, जैसा तो हायर लेवल हो जाता है, बट आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल्स, जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस के कुछ मंथली यस यस। कंपाइलेशन आते हैं, हाँ। और आई थिंक स्टडी आईक्यू भी देता है मंथली कंपाइलेशन, मोस्टली चैनल्स दे देते हैं। सो आप वहां से देख सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ भी मंथली मिल जाती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका न्यूज हो ही रहा है, तो न्यूज से भी आप करते हैं, न्यूज़पेपर से। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द रिटन एग्जाम। ठीक, तो कात्यायनी ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, आपको ओवरऑल पूरी स्ट्रेटेजी बताई जीके के लिए। जैसे ही कात्यायनी कुछ अगर करंट अफेयर्स के लिए बात कर रही थी, तो जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लास जोधपुर पर गौरव सर की काफी पॉपुलर क्लासेस हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू का आप अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड एक बड़ा पॉपुलर एक सोर्स मान जाता है, उसमें भी काफी सस्ती प्राइस में आपको बहुत अच्छा मटेरियल बन जाता है। तो ये काफी एक अच्छे सोर्सेस हैं जिससे कि आप करंट अफेयर्स अपना काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि काफी टू द पॉइंट आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी, और आप पूरा उसका मंथली पीडीएफ आप करें तो आपको काफी ओवरऑल ऑलराउंडेड नॉलेज मिलेगी। इसके बाद कात्यायनी अब बात करते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो आई एम श्योर काफी सारे एस्पिरेंट्स उसके बारे में सुनने के लिए काफी इच्छुक होंगे।
तो आपने 7 टाइम्स क्लियर किया यूपीएससी सीडीएस और 5 टाइम्स आप एसएसबी के लिए गए, तो आपका पूरा वहां पे एक्सपीरियंस क्या था, कैसा था, उस पर थोड़ा डिस्कशन कीजिए आप। ओके, सो मैंने 2019 टू का एग्जाम क्लियर किया था, एंड 2019 टू से मेरा कंटिन्यूसली 2022 के टू तक क्लियर होता गया। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि मेरी एज खत्म हो गई थी तो इस वजह से मैंने एग्जाम ही नहीं दे पाया। देती ओके। तो शायद फिर से क्लियर हो जाता। सो व्हाट हैपेंड कि 7 रिटन मेरे क्लियर हुए हैं, तो मेरे 7 एसएसबीज भी थे, बट 2 एसएसबी मेरे समहाउ मेडिकल कंडीशन की वजह से मिस हो गए थे। सो आई वेंट फॉर 5 एसएसबीज, जिसमें से मेरा 2 बार भोपाल गया था, एक बार बैंगलोर गया था, एंड 2 बार इलाहाबाद गया था। सो अब भोपाल और बैंगलोर में तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई हूँ, एंड इलाहाबाद में मैं स्क्रीन आउट हुई हूँ। मतलब इलाहाबाद एसएसबी में मैं 2 बार गई और दोनों बार मेरा स्क्रीन इन नहीं हुआ। सो सो मुझे इन चीजों के यहाँ पे बारे में धीरे एक चीज धीरे मैं रियलाइज। छोटी सी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कात्यायनी, सॉरी टू इंटरप्ट, कि 2 स्टेजेस होती हैं जब एसएसबी के लिए जाते हो। पहली स्क्रीनिंग और दूसरी कॉन्फ्रेंस। तो उसमें उस पे हम कात्यायनी डिस्कशन कर रही है कि कौन सी बार में उनका इनका स्क्रीनिंग क्लियर नहीं हुआ, कौन सी बार में वो कॉन्फ्रेंस से पूछी। यस कात्यायनी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सो आप जब एसएसबी के लिए जाते हो, तो जैसे आपने बताया स्क्रीनिंग कॉन्फ्रेंस, तो इनको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 टेस्ट में काउंट करते हैं। स्टेज 1 ओके। होता है आपका पहले दिन, फर्स्ट डे, जिसमें आपका स्क्रीनिंग कहा जाता है, जिसमें आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। एंड जिसमें आपको नरेशन, एक पिक्चर मिलेगी, एंड पिक्चर को देख के आपको एक स्टोरी लिखनी होगी, फिर नरेशन करना होगा, एंड फिर लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करना होगा। एंड फिर फाइनली एक कंक्लूजन स्टोरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 10 लोग डिस्कस कर रहे हैं तो 10 स्टोरीज आएंगी। हम्म। बट अब आप हम्म। 10 लोगों को मिलकर एक फाइनल स्टोरी बनाना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑन द फर्स्ट डे। एंड दूसरा टेस्ट होता है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में क्या होते हैं, क्वेश्चंस नॉर्मल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जैसे होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉन्शाइंस एंड कॉमन सेंस पे भी होते हैं। सो लाइक अब एक सेंटेंस था, मुझे ऐसे याद आ रहा है मेरा फर्स्ट डे पे, कि जम्बल्ड वर्ड्स थे कि रन फास्टर देन हॉर्स मैन। तो अब इसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं, मैन रन फास्टर देन हॉर्स, हॉर्स रन फास्टर देन मैन। इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो हम्म। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट अब कॉमन सेंस लगाइए, क्या आप ये जो मैन रन फास्टर देन हॉर्स, आप इस ऑप्शन पे टिक करके आएंगे क्या, इस इसको अरेंज नहीं करके आएंगे? क्योंकि जी। मैन डज नॉट रन फास्टर देन हॉर्स, इट्स द हॉर्स। तो ये लेवल अच्छा लेवल होता है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को, तो आप जब करेंगे सॉल्व और फाइनली आप राइट आंसर टिक कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये लेवल अलग ही है। दिस इज लाइक, ये नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं ऐसी चीजें, इतना कॉमन सेंस। तो ये है। और कभी कभी ये भी होता है रीजनिंग में कि जरूरी नहीं सार कोई आंसर उसमें सही हो। कभी कभी एक साइड टेस्ट जैसा होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप कौन से आंसर पे टिक करने वाले हो, एंड व्हाट दैट रिवील्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। ठीक, जैसे कि यही मैंने जो एग्जांपल दिया, मैन रन फास्टर देन हॉर्स और हॉर्स रन। जी। तो ये रहा। तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके तो जाना चाहिए रीजनिंग नॉन रीजनिंग की। और फिर जो पहला टेस्ट होता है पीपीडीटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ स्टेज 1 प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्टोरी बना रहे हैं, तो आपको एक, कहते हैं वैसे तो कि आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी बनाओ या फिर कॉमन बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ अच्छी बनाओ, दैट इज ट्रू। बट कहीं ना कहीं आप अब 19-20 ईयर्स में ये एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको खुद से भी सोचना चाहिए कि आपकी स्टोरी कोई 4-5 साल के बच्चे जैसी स्टोरी ना हो, कि पिक्चर देखी और आपने कुछ भी मतलब लिख दिया सेंसिबल। आपको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, आपकी स्टोरी एक वेल रिटन होनी चाहिए, कि हाँ, एक 20 ईयर ओल्ड ने लिखी है ये स्टोरी। ठीक, जैसे मेरे को एक पिक्चर मिली थी बैंगलोर में फर्स्ट डे के दिन, तो एक इंसान था, बीच जैसी मुझे कुछ जगह दिख रही थी, वो पिक्चर थोड़ी सी ना हेजी होती है फर्स्ट डे, ताकि आप लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव लिख पाओ। अगर क्लियर इमेज होगी तो सबकी सेम स्टोरी होगी, तो वो थोड़ा सा हेजी देते हैं। सो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने क्या किया है, एक पिक्चर में लिख दिया है कि
एक इंसान है एंड वो हाथ में कुछ बैग वगैरह पकड़ा था, तो मैंने ना वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म के ऊपर स्टोरी बनाई थी कि बीच पे लोग कितना ज्यादा लिटर फैला के आ जाते हैं, एंड देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल मैन जो ये ऑब्जर्व करता है एंड समहाउ वो इनिशिएट करता है, वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको भी रोल में लेके आया कि रिटिन में उसने लेटर लिखा कि ये जो आपकी ड्यूटी है यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म को थोड़ा स्ट्रेंथन करो, लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं एंड आप प्रॉपर डस्टबिन रखाओ जगह जगह, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास डस्टबिन नहीं होते हैं आसपास, सो समहाउ दे सी कि कहीं पे भी फेंक देते हैं। सो मैंने थोड़ा अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व किया, आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व किया, और जो मेरी भाषा थी, जैसे कि अब एक एक कोई इंसान है वो लिख सकता है कि थ्रोइंग द वेस्ट, और एक मैं लिख रही हूँ वेस्ट डिस्पोजल, तो वो शब्दों का भी ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब आप अपनी स्टोरी नरेट करो। तो मुझे लगता है कि आपको अपने शब्द भी बहुत प्रोफेशनल रखने चाहिए, वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट एडवांटेजियस सिचुएशन में डालेगा आपको। So for improving your vocabulary, you need to read the newspaper, right? So these are the Yes. things जो आपको प्लस पॉइंट। अब आते हैं डिस्कशन पे। जब आप नरेशन एंड डिस्कशन करेंगे तो आपकी वॉइस क्लियर तो होनी ही चाहिए, वर्ड्स क्लियर, एंड आपका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो सामने वाले को सुन के लगे कि हाँ ये बंदी बात सही कर रही है, इसका पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हम्म। आपका लाउड वॉइस, एंड लाउड वॉइस के साथ सिर्फ वॉइस लाउड नहीं, आपके वजन होनी चाहिए आपकी बात में। सो दैट इज द थिंग, आपको ये पहले दिन करना है, एंड दैट विल डेफिनेटली लाइक आपको क्वालिफाई करा देगा स्टेज 1, एंड आप नेक्स्ट स्टेज 2 के लिए रेडी हो जाएंगे।